हमने परसों डिस्कस किया था। मैंने आपको कहा था कि सेक्शन 18 से लेकर सेक्शन 20 का इफ़ेक्ट को जब हम मिलाते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्टेटमेंट एडमिशन माना जाता है। सबसे पहली कैटेगरी जो आती है वो आती है उन लोगों की जो पार्टीज द सूट होते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है जो पार्टीज द सूट होते हैं उनके एजेंट्स की। तीसरा आता है उन लोगों का जो किसी रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर को होल्ड करते हैं। या आज हम डिस्कस करेंगे पर्सन्स ऑक्युपाइंग रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। कोई भी इंसान जो या तो शू करता है या तो उसे शू किया जाता है। एनी पर्सन हु शूज और इज शूड। जब भी कोई इंसान या तो शू करता है या तो उसे शू किया जाता है। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर का मतलब यह होता है कि वो किसी और का नुमाइंदा होता है। एजेंट नहीं, नुमाइंदा। रिप्रेजेंटेटिव, एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव में फर्क है। ठीक है, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं अपने बाप की प्रॉपर्टी का, लेकिन मैं उसका एजेंट नहीं हूं। आई एम जस्ट हिज रिप्रेजेंटेटिव, नुमाइंदा। मैं किसी और को की नुमाइंदगी कर रहा हूं, उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। अब अगर कोई इंसान जो शू करता है या तो उसे शू किया जाता है, लेकिन किस कैरेक्टर में? रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। और जिस वक्त वो उस रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर को होल्ड करता है उस वक्त वो स्टेटमेंट देता है। स्टेटमेंट देने के टाइम पे वो उस रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर को होल्ड करता है। स्टेटमेंट के टाइम पे उसका रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर सीज नहीं हुआ होता। सो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर जो आसान तम साथ क्या सबसिस्टेंस में, कंटिन्यूअस में, किस वक्त? एट द टाइम ऑफ मेकिंग द स्टेटमेंट। आपको समझ में आ गया? दैट इज एन एडमिशन। दैट इज एन एडमिशन। जब भी कोई इंसान या तो किसी को शू करता है या उसको शू किया जाता है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में तो उस वक्त जिस वक्त वो किसी का रिप्रेजेंटेटिव होता है उसी दौरान वो कोई स्टेटमेंट देता है। आपको समझ में आ गया? कब? when he holds such character at the time of making the statement. that is an admission. that is an admission. किसके खिलाफ? उस इंसान के खिलाफ जिसका वो रिप्रेजेंटेटिव होता है। आपको समझ में आ गया? a person who sues or is sued in a representative character, any statement made by him when he holds such character, ठीक है, is an admission. किसके खिलाफ? अगेंस्ट द पार्टी whose representative he is. ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि एक इंसान रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर को कब ऑक्युपाई करता है? मैंने आपको परसों भी कहा था, ट्रस्टी जो होता है, क्योंकि ट्रस्टी से ही हमें पता चलता है, वर्ड ही हमें इसका मीनिंग बता रहा है कि ट्रस्टी जो होता है, ट्रस्टी पे दईम इंसान आसान ट्रस्ट को करने खातिर। ठीक है, मैंने आपको ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ओनरशिप बताया था। ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ओनरशिप पे कितनी पार्टीज होती हैं? 3 पार्टीज। पहला ऑथर ऑफ ट्रस्ट, दूसरा ट्रस्टी, तीसरा बेनिफिशियरी। ट्रस्टी जो होता है, ऑथर ऑफ ट्रस्ट ने उस पर ट्रस्ट रिपोज किया होता है, भरोसा किया होता है और कहा होता है कि मेरा बच्चा जो है वो अभी इस काबिल नहीं है कि वो अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल खुद कर सके। इसीलिए जब तक उसकी माइनॉरिटी खत्म हो जाती है, जब तक वो मेजर नहीं बन जाता है, आप उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल करना। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स वो जो काम करता है, कौन सा काम? प्रॉपर्टी की देखभाल, प्रॉपर्टी का सुपरविजन अपने फायदे के लिए नहीं करता है, बल्कि किसके लिए करता है? बेनिफिशियरी के लिए। बेनिफिशियरी कौन है? माइनर। इसी तरह से माइनर खाली नहीं है, कोई ल्यूनेटिक भी हो सकता है, इंसेन भी हो सकता है। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स ट्रस्टी जो होता है, ट्रस्टी अब क्या होता है? ये कौन होता है? रिप्रेजेंटेटिव। अब अगर ट्रस्टी कोई स्टेटमेंट देगा, वो स्टेटमेंट क्या माना जाएगा? एडमिशन माना जाएगा। लेकिन कब? शर्त क्या है? शर्त यह है कि ये ट्रस्टी जब स्टेटमेंट देता है उस वक्त
वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर कंटिन्यूअंस में होना चाहिए, वो सबसिस्टेंस में होना चाहिए, ठीक है, तभी वो एडमिशन माना जाएगा, वरना वो एडमिशन नहीं माना जाए। अगर हम इसे रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर स्टेटमेंट दिनविज सीज आगुत तेली एडमिशन मान। इसी तरह से असाइनी ऑफ इंसॉल्वेंट्स एस्टेट, असाइनी ऑफ इंसॉल्वेंट्स एस्टेट। असाइनी किसको कहते हैं? असाइनी उसको कहते हैं जिसको असाइन किया जाता है, असाइन जिसको मुंतखब किया जाता है, ठीक है, असाइनी। अब इस असाइनी को मुंतखब किया गया है किस चीज के लिए? इंसॉल्वेंट की एस्टेट की देखभाल करने के लिए। मैंने आपको परसों कहा था इंसॉल्वेंट जो होता है ही इज नॉट एबल टू पे द डेट्स। अब उसके बाद क्या होता है? उसकी प्रॉपर्टी को सीज किया जाता है। आपको समझ में आ गया? और बैंक वाले जो भी इंसान इसकी प्रॉपर्टी को सीज करता है उसके लिए एक इंसान को मुंतखब किया जाता है कि आप इस प्रॉपर्टी की देखभाल तब तक करना जब तक ये पैसा नहीं चुकाएगा। आपको समझ में आ गया? अब ये असाइनी कौन होता है? हु इज ही? ही इज ए रिप्रेजेंटेटिव। जस्ट बिकॉज ही इज ए रिप्रेजेंटेटिव, इस दौरान, इस रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर के दौरान जो स्टेटमेंट देगा वो क्या माना जाएगा? एडमिशन माना जाएगा। आपको समझ में आ गया? लेकिन कब तक? जब तक उसके पास वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर जिस वक्त तक वो होल्ड करेगा। एक बार जब वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर खत्म हो जाता है, अब अगर वो स्टेटमेंट देगा भी वो एडमिशन नहीं माना जाएगा। मिसाल के तौर पर जिसकी प्रॉपर्टी को वो देखभाल कर रहा है, अगर उसने कर्जा चुकाया, ठीक है, अब इसको क्या कहा जाएगा? इसने पैसा चुकाया, हम उसको प्रॉपर्टी वापस देंगे, अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर ये स्टेटमेंट देगा तो वो एडमिशन नहीं माना जाएगा। आपको समझ में आ गया? क्लियर हुआ? फोर्थ वन इज स्टेटमेंट ऑफ थर्ड पार्टीज। स्टेटमेंट ऑफ थर्ड पार्टीज में पहली कैटेगरी जो आती है वो उन लोगों की आती है जिन लोगों का केस के सब्जेक्ट मैटर पे या तो कोई पिक्यूनरी इंटरेस्ट होगा या तो प्रॉप्रिएटरी इंटरेस्ट होगा। सेक्शन 18 क्लास 1 इसके साथ डील करता है। पर्सन्स हैविंग पिक्यूनरी और प्रॉप्रिएटरी इंटरेस्ट किसमें? केस के सब्जेक्ट मैटर। केस के सब्जेक्ट मैटर पे इनका या तो प्रॉप्रिएटरी इंटरेस्ट होगा या तो पिक्यूनरी इंटरेस्ट होगा, ठीक है। लेकिन वो पार्टीज टू द सूट नहीं होते। मैंने आपको परसों भी कहा था वो लोग जिनका केस के सब्जेक्ट मैटर पे या तो पिक्यूनरी इंटरेस्ट होता है या तो प्रॉप्रिएटरी इंटरेस्ट होता है, दे आर नॉट पार्टीज टू द सूट। उनका स्टेटमेंट इसीलिए रेलिवेंट माना जाता है क्योंकि केस के सब्जेक्ट मैटर पे या तो इनका प्रॉप्रिएटरी इंटरेस्ट होगा या तो पिक्यूनरी इंटरेस्ट होगा, ठीक है। दैट मीन्स सेक्शन 18 क्लास 1 उन स्टेटमेंट्स के साथ डील करता है, उन लोगों के स्टेटमेंट्स के साथ डील करता है हु आर नॉट पार्टीज टू द सूट। स्टेटमेंट्स ऑफ पर्सन्स हु डू नॉट पार्टीज टू द सूट, वो पार्टीज टू द सूट नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन दे हैव ए पिक्यूनरी और proprietary interest in the subject matter of the proceeding, and just because उनका केस के सब्जेक्ट मैटर पे या तो कोई proprietary interest होता है या तो pecuniary interest होता है, अब उनका स्टेटमेंट क्या माना जाएगा? एडमिशन माना जाएगा। बलिया की दूसरा फर्ज में वो रेलिवेंट होता है। एडमिशन इज ए रेलिवेंट एविडेंस। आपको समझ में आ गया? लेकिन शर्त ये है कि ये स्टेटमेंट जो है ये उस इंसान ने उस वक्त दिया होना चाहिए जिस वक्त वो इंटरेस्ट सबसिस्टेंस में होगा। ये शर्त तम साथ स्टेटमेंट दिनविज गस आसिन केस के सब्जेक्ट मैटर्स पे अहज पिक्यूनरी या प्रॉप्रिएटरी इंटरेस्ट सबसिस्टेंस में, वो उस वक्त एक्सटिंग्विश, वो उस वक्त सीज नहीं हुई होनी चाहिए। Provided बशर्ते that the statement is made by any such person in the character of his interest। मिसाल के तौर पे
जब माल को, गुड्स को किसी कैरेज के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, किससे? कैरीज। कैरीज मीन्स जो माल को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। अब इसमें दो पार्टीज होते हैं, कौन कौन? बेचने वाला और रिसीव करने वाला। मैं श्रीनगर से माल बेचता हूं पुलवामा, वहां से एक व्यापारी माल बेचता है, यहां पे किसी को उसे रिसीव करना है। इसको हम कहते हैं कंसाइनर एंड कंसाइनी। कंसाइनर एंड कंसाइनी, ठीक है। अब इस माल में कंसाइनर और कंसाइनी दोनों का इंटरेस्ट होता है, ठीक है। माल जब यहां पे पहुंचा, माल को नुकसान हुआ था। अब जो कंसाइनी है, इसने कैरेज को सू किया, जिसने ये माल लाया था यहां पे। दैट मीन्स यहां पे दो पार्टीज कौन बन गए? कंसाइनी एंड कैरेज। कंसाइनी एंड कैरेज, आपको समझ में आ गया? ये ए है, इज अ कंसाइनर, ये माल बेचता है बी को। बी कौन है? कंसाइन। देयर इज अनदर पर्सन सी, इज द कैरेज, ठीक है। ए ने, कंसाइनर ने कंसाइनी को माल भेजा। कंसाइनी ने जब माल पकड़ा, रिसीव किया, तो उसमें थोड़ा सा माल कम था या थोड़ा सा माल खराब हुआ था। अब कंसाइनी जो है उसने सू किया कैरेज। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स यहां पे पार्टीज द सूट कौन है? कंसाइनी एंड कैरेज, बी एंड सी। आपको समझ में आ गया? तो यहां पे कंसाइनर जो है, कंसाइनर कहता है कि जैसा, कंसाइनर स्टेटमेंट देता है, जैसा मैंने जब माल इस कैरेज में डाला था, मैंने अच्छे से डाला था, गिन के डाला था, ठीक है, चटस थोमुत असल पट, ठीक है, नुकसान गसनिक अंदेश वारिया कम। The mall, the goods have been properly stowed. The goods have been properly stowed. Stowed means arranged in the carriage. आपको समझ में आ गया? तो यहाँ पे consignor जो है, although he is not a party to the suit, but his statement is a relevant evidence. His statement is considered as an admission. Why? क्योंकि केस के सब्जेक्ट मैटर पे, केस का सब्जेक्ट मैटर क्या है? कि माल, कैरेज वाले ने माल को खराब तो नहीं किया था, अपने घर तो नहीं लिया था। दिस इज द फैक्ट टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, दिस इज द फैक्ट इन इशू। आपको समझ में आ गया? अब यहां पे कंसाइनर जो है, उसका स्टेटमेंट क्यों रेलेवेंट माना जाता है? क्योंकि उसका भी केस के सब्जेक्ट मैटर पे इंटरेस्ट है। आपको समझ में आ गया? और वो इंटरेस्ट कौन सी इंटरेस्ट है? पिक्यूनियरी इंटरेस्ट है कि नहीं? पिक्यूनियरी इंटरेस्ट पता क्या होता है? चल, क्लियर हुआ? दैट मीन्स उन तमाम लोगों का स्टेटमेंट एडमिशन माना जाता है जो पार्टीज टू द सूट नहीं होते हैं, लेकिन केस का सब्जेक्ट मैटर जो होता है उसमें किसी भी किस्म का या तो इनका प्रोप्रिएटरी इंटरेस्ट होता है या तो पिक्यूनियरी इंटरेस्ट होता है। जस्ट बिकॉज इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द केस दे हैव आइदर द प्रोप्रिएटरी इंटरेस्ट और द पिक्यूनियरी इंटरेस्ट, देयर स्टेटमेंट्स बिकम्स रेलेवेंट, ठीक है। सेक्शन 18 क्लास 2 प्रेडिसेसर इन टाइटल। उन तमाम लोगों का स्टेटमेंट रिलेवेंट माना जाता है जिनसे पार्टीज ने कोई इंटरेस्ट डिराइव की होगी। केस का सब्जेक्ट मैटर जो है, सूट का सब्जेक्ट मैटर जो है, उस सूट के सब्जेक्ट मैटर पे पार्टीज ने किसी और से इंटरेस्ट डिराइव की होगी। इस केस के सब्जेक्ट मैटर पे पार्टीज का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनका इंटरेस्ट खाली एक वजह से बन जाता है, वो ये है कि केस के सब्जेक्ट मैटर पे जो इंटरेस्ट है वो उन्होंने किसी और से डिराइव की है। आपको समझ में आ गया? अब जिससे उन्होंने ये इंटरेस्ट डिराइव की है उसे हम कहते हैं प्रेडिसेसर इन टाइटल। प्रेडिसेसर इन टाइटल। आपको समझ में आ गया? मिसाल के तौर पे there is a person A, he is a landlord,
कौन है ये? लैंडलॉर्ड। इसने प्रॉपर्टी भेजी बी को सेल की। अब बी जो है उसने यही प्रॉपर्टी सी को दी, लेकिन टेनेंसी पे, किराए पे। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स ये बी जो है, बी का इंटरेस्ट इस प्रॉपर्टी पे था। कैसे? उस प्रॉपर्टी पे उसका इंटरेस्ट कैसे बन गया? उसने उस प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट डिराइव कैसे की? सेल्स। चूंकि ये खुद की प्रॉपर्टी नहीं थी, इसने प्रॉपर्टी किसी और से ली है। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स यहां पे ए जो है ही बिकम्स प्रेडिसेसर इन टाइटल, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है, इस प्रॉपर्टी पे जो इंटरेस्ट है वो बी ने डिराइव की है किससे? ए से। ए कौन बन गया? प्रेडिसेसर इन टाइटल। आपको समझ में आ गया? अब प्रेडिसेसर इन टाइटल पहले आप याद रखिए। प्रेडिसेसर इन टाइटल वो होता है फ्रॉम होम द पार्टी टू द सूट हैव डिराइव्ड एनी इंटरेस्ट। पार्टी टू द सूट जो होते हैं, उस प्रॉपर्टी पे जो इंटरेस्ट होता है वो पार्टी टू द सूट ने किसी और से डिराइव की होती है। जिससे डिराइव की होती है उसे हम कहते हैं प्रेडिसेसर इन टाइटल। अब सवाल पैदा होता है कि ये प्रेडिसेसर इन टाइटल जो होता है ये पार्टी टू द सूट नहीं होता। ठीक है, मैं तो मेरे बॉयज गो तथ जमीनस पर डिस्प्यूट क्रिएट यु सान माल और सुतमुत बदल गंस मल। तो फिक्र तरह पार्टी टू द सूट कौन है? मैं और मेरा भाई। आपको समझ में आ गया? अब जिससे हमारे बाप ने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, क्या वो पार्टी टू द सूट है? लेकिन वो क्या है? प्रेडिसेसर इन टाइटल। हमारा अगर इस प्रॉपर्टी पे कोई इंटरेस्ट बना, वो हमने डिराइव की है किससे? उसी से जिससे हमारे बाप ने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी। आपको समझ में आ गया? अब वो प्रेडिसेसर इन टाइटल जो है उसका स्टेटमेंट भी कोर्ट में रेलिवेंट माना जाता है, लेकिन शर्त यह है कि वो जो स्टेटमेंट देगा इट शुड हैव बीन मेड ड्यूरिंग द कंटिन्यूअंस ऑफ द इंटरेस्ट। इट शुड हैव बीन मेड ड्यूरिंग द कंटिन्यूअंस ऑफ द इंटरेस्ट। ये स्टेटमेंट को आसन दितमुत कम साथ यम साथ तमिस अत प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट यम साथ तमिस अत प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट कागज गए पोस रट वह अत पे इंटरेस्ट। अब इसका कोई इंटरेस्ट नहीं। इसका स्टेटमेंट तभी रेलेवेंट माना जाता है जब इसका इस प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट था। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स कोई भी स्टेटमेंट जो उसने दिया था, कब? while he was holding the title, जब उसके पास इस प्रॉपर्टी का टाइटल था। आपको समझ में आ गया? उस वक्त अगर उसने कोई स्टेटमेंट दिया होगा, ठीक है, दैट विल बी ए रेलेवेंट एविडेंस। जज सब महज बनो तम साथ ये थे पत अगर इस स्टेटमेंट दी सो क्या रेलेवेंट माना? क्यों? एक तो इंटरेस्ट नहीं होता है, दूसरा ये है कि अब चांसेस होते हैं कि दो पार्टीज में से एक पार्टी से करप्ट कर सकती है। आपको समझ में आ गया? 2,000 रुपये थो चंदस वन सा इथे कन सह दपान मे मे प्रॉपर्टी पोस रटमित कागज रटमित 10,000 बने, ठीक है, मैं दो पार्टीज में से एक पार्टी का ही फेवर करूंगा। आपको समझ में आ गया? इसलिए कहा जाता है कि उसका वो स्टेटमेंट रेलेवेंट माना जाता है। कौन सा स्टेटमेंट? while he was holding the title, जब उसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल था। आपको समझ में आ गया? अब इस कैटेगरी में उन लोगों का स्टेटमेंट्स रेलेवेंट माना जाता है जो फॉर्मर ओनर्स, अभी मैंने आपको कहा था प्रॉपर्टी के जो फॉर्मर ओनर्स होते हैं, साबिका ओनर्स होते हैं, फॉर्मर ओनर्स, ठीक है, उनका स्टेटमेंट रेलेवेंट माना जाता है। किनके खिलाफ? किनके खिलाफ? पार्टी जो सूट कौन होते हैं यहाँ पे? दे आर द प्रेजेंट ओनर्स, दे आर द प्रेजेंट ओनर्स। अब डिस्प्यूट उन्हीं के बीच में है ना। अब फॉर्मर ओनर का स्टेटमेंट रेलेवेंट माना जाता है अगेंस्ट द प्रेजेंट ओनर्स, ठीक है। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन है कि एक इंसान का किसी प्रॉपर्टी पे टेनेंसी इंटरेस्ट है या नहीं है। दिस इज द फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू क्या एक इंसान का किसी प्रॉपर्टी पे टेनेंसी इंटरेस्ट है या नहीं,
ठीक है, अब यहां पे किसका स्टेटमेंट एलिमेंट माना जाएगा? जो इस प्रॉपर्टी का फॉर्मर ओनर होगा। आपको समझ में आ गया? ये उसका स्टेटमेंट हर उस सिचुएशन में एलिमेंट माना जाता है जहां पे टेनेंसी का क्वेश्चन होगा। ये प्रॉपर्टी ही दिस टेनेंसी रिलेटेड का क्वेश्चन वट, तो यहां वहां पे किसका स्टेटमेंट एलिमेंट माना जाता है? किसका? फॉर्मर ओनर का। आपको समझ में आ गया? टेनेंट जो होते हैं, टेनेंट्स, मैंने आपको कहा था दे आर द पोजेसर्स, दे आर द पोजेसर्स। और पोजेसर जो होते हैं उनका प्रॉपर्टी पे गुड टाइटल होता है कि नहीं होता है? किनके खिलाफ? हु इज द रियल ओनर इन दिस केस? फॉर्मर। आपको समझ में आ गया? उनके शीवान फॉर लीगल पर्पज शीवान मान ओनर कुछ पोजेसर। तो जो फिक्र दरान वन अगर ए वन बशुट बी वन बशुट टेनेंसी के रिलेटेड क्वेश्चन क्रिएट हो गया। कोर्ट को यही डिसाइड करना है कि टेनेंट कौन है। आपको समझ में आ गया? अब यहां पे इस प्रॉपर्टी पे ए और बी जो है उन्होंने इंटरेस्ट डिराइव की है किससे? किससे? लैंडलॉर्ड से। छागी ना लैंडलॉर्ड कुछ फार्मर ओनर, ये सो फार्मर ओनर बनो सु क्या बनो? प्रेडिसेसर इन टाइटल। ठीक है, तो वहां पे वो जो स्टेटमेंट देगा वो रेलेवेंट माना जाएगा। क्लियर हुआ? दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन